कक्षा 12वीं के समस्त विद्यार्थियों को इस दिवस की प्रातः बेला का हार्दिक अभिवादन। आशा करता हूँ कि सारे विद्यार्थी अपने अपने घरों में कुशल पूर्वक से होंगे। वे इस कोरोना काल जनित विषम परिस्थिति में अनवरत रूप से अपनी परिश्रमशीलता को प्रदर्शित करते हुए अपने ज्ञान में उत्तरोत्तर वृद्धि करते जा रहे होंगे। मैं प्रेम सिंह, प्रशिक्षित परास्नातक शिक्षक हिंदी, आर्डन प्रोग्रेसिव स्कूल हल्द्वानी लामा चौड़, आज आपके समक्ष कवि रघुवीर सहाय द्वारा रचित कविता कैमरे में बंद अपाहिज कविता के प्रश्नाभ्यास लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ, जिसकी सहायता से विद्यार्थी मेरे द्वारा इन प्रश्नों के उत्तर की लिखित अभिव्यक्ति को भली भांति देखकर अपने भाषा कौशल का परिचय देते हुए अपनी विचार क्षमता के अनुरूप हर प्रश्न का उत्तर देने में समर्थ हो सकेंगे। इसी आशा से चलते हैं प्रश्न अभ्यास प्रश्न नंबर 1 की ओर। प्रश्न नंबर 1, कविता में कुछ पंक्तियाँ कोष्टकों में रखी गई हैं। आपकी समझ से इसका क्या औचित्य है? आपकी समझ से इसका क्या औचित्य है? तो आपने देखा कि कविता में अनेक पंक्तियों को कोष्टक में रखा गया है। यथा कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। दूसरी है, हम खुद इशारे से बताएंगे, हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा। फिर यह अवसर खो देंगे, यह अवसर खो देंगे। यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा, यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। बस करो, कैमरा बस करो। एक पंक्ति और है, बस थोड़ी कसर रह गई। तो आपने देखा कि कई जगह पर कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा। फिर यह अवसर खो देंगे, यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा, कैमरा करो बस, कैमरा करो, कैमरा बस करो, बस थोड़ी कसर और रह गई। तो इस प्रकार की ये शब्दों का साहित्यिक, कविता में कोई साहित्यिक योगदान तो नहीं है, लेकिन ये शब्द कहीं ना कहीं दूरदर्शन वालों के लिए, खुद के लिए आए हैं। वे दिखाना चाहते हैं कि किस प्रकार से वे अपने कार्यक्रम की शूटिंग करते हैं और किस प्रकार से अपने कार्यक्रम को प्रभावी बनाने के लिए कई तकनीकी शब्दों का सहायता लेते हैं और अनेक प्रकार से वे अनेक माध्यमों से आपस में, कैमरामैन, पत्रकार आपस में वार्ता कर, स्वयं साक्षात्कारकर्ता, तीनों मिल करके इस कार्यक्रम को प्रभावी बनाने में इन कई प्रकार के शब्दों का वे क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर कहीं न कहीं इन कोष्टक में आए वाक्यांशों के माध्यम से केवल उन्होंने अपनी कार्यशैली, कार्यक्रम बनाने की क्रियाविधि को प्रदर्शित किया है। हमारी समझ में इसका यही है कि वे दिखाना चाहते हैं कि किस प्रकार से दूरदर्शन वाले साक्षात्कार का कार्यक्रम
बनाते हैं, किस प्रकार से साक्षात्कार का कार्यक्रम शूट करते हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2, कैमरे में बंद अपाहिज कविता करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है, विचार कीजिए। हाँ, आपने देखा, इस कविता को पढ़ा। ये कविता है कैमरे में बंद अपाहिज क्रूर करुणा के मुखौटे में ताकि मुखौटे में छिपी क्रूरता की कहानी है। और उत्तर दिया गया है कि विचार करना है, विचार कर बताइए कि यह क्या सही है। बिल्कुल हम कह सकते हैं कि कैमरे में बंद अपाहिज कविता करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कहानी है, क्योंकि दूरदर्शन वाले एक सामाजिक कार्यक्रम के वास्ते एक संदेश देने हेतु एक दुर्बल अपाहिज व्यक्ति को साक्षात्कार के लिए लाते हैं और उससे इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं कि आप क्या अपाहिज हैं? आप क्या अपाहिज हैं? आप क्यों अपाहिज हैं? आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा। आपका दुख क्या है? आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? तो आपने जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर दूरदर्शन वाले पूछते हैं वो कहीं ना कहीं किसी के भी प्रति करुणा के भाव नहीं जगाती है। दूरदर्शन वालों के अपंग व्यक्ति से पूछे गए प्रश्न कहीं भी करुणा के भाव जागृत नहीं करते हैं, बल्कि उसकी पीड़ा को और अधिक पीड़ादायक बना देते हैं, जिस आधार पर हम कह सकते हैं कि कैमरे में बंद अपाहिज कविता करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कहानी है। उसमें कोई भी संवेदनशीलता नहीं है, किसी प्रकार की करुणा नहीं है, बल्कि बार बार जो है कहीं ना कहीं क्रूरता, एक अपाहिज व्यक्ति के साथ क्रूर व्यवहार किया गया है, जो व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। उससे ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं जिन प्रश्नों का उसे कोई सांत्वना नहीं मिलती, उसको कोई सहारा नहीं मिलता, बल्कि केवल उसको पीड़ा ही मिलती है। जिस पीड़ा को वो पहले से ही झेल रहा होता है, वही पीड़ा को उसको और ज़्यादा अनुभव करने के लिए मजबूर कर दिया जाता है दूरदर्शन वालों के द्वारा। तो वास्तव में यह कविता कहीं ना कहीं करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कहानी है। प्रश्न नंबर 3, हम समर्थ शक्तिवान और हम एक दुर्बल को लाएंगे पंक्ति के माध्यम से कवि ने क्या व्यंग्य किया है? हम समर्थ शक्तिवान और हम एक दुर्बल को लाएंगे। पंक्ति के माध्यम से कवि ने हम समर्थ शक्तिमान और एक दुर्बल को लाएंगे पंक्ति के माध्यम से कवि ने दूरदर्शन वालों के कार्यों
पर एक व्यंग किया है। उन्होंने बतलाया है कि किस प्रकार से दूरदर्शन वाले अपनी शक्ति, और वह शक्ति जो उन्हें दर्शक वर्ग से मिलती है, उस शक्ति का कहीं ना कहीं दुरुपयोग करने में भी देर नहीं करते हैं। और वह जानते हैं कि वो मीडिया, आप जानते हैं कि दूरदर्शन वाले या अन्य न्यूज़ चैनल किसी भी खबर को किसी भी प्रकार से वे प्रसारित कर देते हैं, चाहे वो सही है चाहे वह गलत है। लेकिन यहाँ पर उनका यह कहना कि हम समर्थ शक्तिवान और फिर एक दुर्बल को ला करके उस पर प्रश्न करना, और ऐसे प्रश्न करना जो कि बिल्कुल भी शोभा नहीं देते हैं, तो कहा जाए कहीं ना कहीं उनकी यह बात, हम समर्थ शक्तिमान, बिल्कुल भी व्यंग साबित होती है, निरर्थक सिद्ध होती है। क्योंकि किसी भी प्रकार से एक समर्थ शक्तिमान व्यक्ति कभी भी किसी एक दुर्बल व्यक्ति को ला करके उसके साथ इस प्रकार का व्यवहार नहीं कर सकता जिस प्रकार से दूरदर्शन वाले करते हैं। प्राय आपने देखा होगा दूरदर्शन चैनलों में कई प्रकार से दूरदर्शन वाले ऐसी खबरों को, ऐसे व्यक्ति को माध्यम बना करके ऐसी ऐसी खबरें प्रसारित कर देते हैं जिसका कहीं भी कोई औचित्य नहीं रहता, कहीं भी उसमें सत्यता नहीं रहती है। केवल वे अपनी स्वार्थ लोलुपता, स्वार्थ शुद्धि के लिए ऐसे कार्यों को करते रहते हैं। वास्तव में वे एक समर्थ शक्तिवान नहीं है, बल्कि समर्थ शक्तिवान के नाम पर केवल क्या है, एक व्यंग्य है, यानी कि एक केवल झूठा सच है। प्रश्न नंबर 4, यदि शारीरिक रूप से चुनौती का सामना कर रहे व्यक्ति और दर्शक दोनों एक साथ रोने लगेंगे तो उससे प्रश्नकर्ता का कौन सा उद्देश्य पूरा होगा? बहुत सरल है। शारीरिक रूप से चुनौती झेल रहे, शारीरिक रूप से चुनौती का सामना कर रहे व्यक्ति और दर्शक दोनों एक साथ रोने लगेंगे तो इससे प्रश्नकर्ता का, अर्थात दूरदर्शन वालों का अपनी प्रसिद्धि और कार्यक्रम को परिपूर्णता प्राप्त कराने का जो उनका प्रयास था, जो उद्देश्य था, वह सफल हो जाएगा और उनका वह कार्यक्रम कहीं ना कहीं प्रसिद्धि पाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दर्शक उसे देखेंगे और प्रभावित होंगे और कहीं ना कहीं उनमें क्या है, संवेदनशीलता जागेगी। लेकिन यहाँ पर केवल उनका अपना स्वार्थ ही सिद्ध होगा, दूरदर्शन वालों को केवल अपना स्वार्थ सिद्ध होगा। वे उससे प्रसिद्धि, पैसा एवं चैनल की ख्याति बढ़ाने में सफल हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं उनका सबसे पहले अपना स्वार्थ सिद्ध हो जाएगा। यदि दर्शक और अपंग व्यक्ति दोनों रोने लगेंगे तो वह अपने साक्षात्कार, अपने इंटरव्यू, अपने कार्यक्रम को प्रभावी बना लेंगे, जिससे दर्शक वर्ग प्रभावित होगा और ज़्यादा से ज़्यादा उस कार्यक्रम को देखने के प्रति संवेदनशील होगा। प्रश्न नंबर 5, पर्दे पर वक्त की कीमत है कहकर कवि ने पूरे साक्षात्कार के प्रति अपना नजरिया किस रूप में रखा है? पर्दे पर वक्त की कीमत है कहकर कवि ने पूरे साक्षात्कार के प्रति दूरदर्शन वालों का
तथा अपने साक्षात्कार के उद्देश्य को पूर्ण करने का स्वार्थ सिद्ध होता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब दूरदर्शन वाले अपने कार्यक्रम में किसी साक्षात्कार का आयोजन करते हैं, वे तब तक ही उस साक्षात्कार को चलाए रखते हैं जब तक कि कहीं ना कहीं उनसे उस दूरदर्शन चैनल को लाभ हो। अर्थात साक्षात्कार वाले व्यक्ति से वे ऐसे प्रश्नों को पूछते रहते हैं जिससे कहीं ना कहीं उनके उद्देश्यों को पूर्णता मिलती है, और जैसे ही उनका वह उद्देश्य पूर्ण होता है वे पर्दे पर वक्त की कीमत है कह करके वो साक्षात्कार को वहीं रोक देते हैं। अर्थात फिर किसी अपंग व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति से उन्हें कोई सरोकार नहीं रहता। वे उसका उपयोग तभी तक करते हैं जब तक कि वे अपने उद्देश्य में पूर्णता नहीं हासिल कर लेते हैं। और यदि उन्हें लगता है कि अब उनका कार्यक्रम जिस उद्देश्य के लिए रखा गया था उस उद्देश्य की पूर्ति करने में समर्थ हो चुका है, तब वे अपने साक्षात्कार को पर्दे पर वक्त की कीमत है कह करके वहीं पर विराम दे देते हैं, वहीं पर समाप्त कर देते हैं। तो इससे यह सिद्ध होता है कि केवल टेलीविज़न चैनल दूरदर्शन वाले केवल अपने स्वार्थ पूर्ति की सीमा तक ही अपने कार्यक्रम को जारी रखते हैं, और जैसे ही उनकी उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है वे कार्यक्रम को समाप्त कर देते हैं। इससे उनकी केवल स्वार्थ और अपने उद्देश्यों की पूर्ति की भावना ही परिलक्षित होती है। तो मैं आशा करता हूँ कि सारे विद्यार्थी इन प्रश्नों की लिखित भावाभिव्यक्ति को समझने का प्रयास करेंगे और मेरे द्वारा व्याख्यात इन प्रश्नों को आधार रूप में लेते हुए अपनी भाषा के माध्यम से अपने प्रश्नों की सही लिखित अभिव्यक्ति देंगे, जिसे वे अपने परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देकर वहां पर अच्छे अंक प्राप्त कर सकेंगे और अपने जीवन की दिशा को सही आयाम देने में समर्थ होंगे। इसी आशा से आप सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद।